गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास एट्थ सोशल साइंस एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 3 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट वन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कुछ अपराइजिंग के बारे में पढ़ा था और कुछ अपराइजिंग को मैंने आपसे कहा था कि आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, जिसकी डेट, उनके लीडर्स, ये नाम आप याद कर लें। अदरवाइज ज़्यादा इनको डिटेलिंग में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक दो अपराइजिंग बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, वही एग्जाम में आते हैं। एंड नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की। अब 1857 का जो स्ट्रगल हुआ वो कैसे हुआ और किन हालातों में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि द ईयर 1857 वाज इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इवेंटफुल, इवेंटफुल का मतलब होता महत्वपूर्ण। ठीक है, कि 1857 का जो रिवॉल्ट था बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल था हमारे लिए। इट वाज इन दैट ईयर दैट द ग्रेट आर्म अपराइजिंग टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। की एक आर्म अपराइजिंग हुआ। पहले लोग आंदोलन करते थे, ठीक है, शांति से अपनी बात रखते थे, लेकिन पहली बार एक आर्म अपराइजिंग हुआ, यानी हथियारों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। It began on 10th of May 1857 in Meerut with the revolt of Indian soldier or sepoy as the British used to call them। ठीक है, ये जो रिवॉल्ट था वो 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ और इंडियन सोल्जर्स ने रिवॉल्ट क्रिएट किया। इसीलिए ब्रिटिश जो थे इनको सिपाही म्यूटिनिटी या सिपाही विद्रोह कहकर बुलाया। नेक्स्ट डे दीज सोल्जर मार्च टू दिल्ली वेयर दे वर ज्वाइंड बाय सोल्जर स्टैंड एट दिल्ली। ठीक है, अगले दिन यानी 11th ऑफ मई 1857 को सारे सैनिक दिल्ली पहुंच गए और वहां दिल्ली में जो सैनिक थे उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। द सिटी ऑफ दिल्ली फेल इनटू देयर हैंड एंड द मुगल एम्परर बादशाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। तो दिल्ली जो शहर था वो इन सैनिकों के हाथ में आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर के। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया वहाँ से इन्होंने और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या कर दिया, एम्परर प्रोक्लेम्ड कर दिया, यानी बादशाह बना दिया भारत का। द अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दैट हैड बीन ब्रूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ ब्रोक आउट इनटू अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अनरेस्ट था, जो असंतोष था, वो काफ़ी समय से था लोगों के अंदर। ठीक है, और फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस का रूप धारण कर लिया। जब लोगों को समझ में आया कि हाँ लड़ना ज़रूरी है इंडिपेंडेंस के लिए, तो लोगों ने लड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ द स्ट्रगल विच हैड बिगन with the uprising of soldiers soon spread like wildfire in a large part of the country। और ये जंगल की आग की तरह भारत देश के पूरे भागों में फैल गई जो रिवॉल्ट था। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे जहाँ लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, द स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज बाय फार द मोस्ट वाइड स्प्रेड चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कि ब्रिटिश रूल के लिए, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ देखें तो वाइड स्प्रेड चैलेंज था, यानी एक सबसे बड़ी घटना थी ब्रिटिश के लिए। ठीक है, कि पहली बार मतलब इतना बड़ा रिवॉल्ट उनके खिलाफ क्रिएट हुआ। इन सेवरल आस्पेक्ट इट वाज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कई तरीके से ये अभूतपूर्व रहा है। ठीक है, जिसको मतलब भूलना आसान नहीं है। इन ब्रॉड टुगेदर सोल्जर ऑफ डिफरेंट रीजन एंड रूलर्स एंड चीफ ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड प्रिंसिपलिटीज टू फाइट फॉर वन कॉमन एम ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। यानी डिफरेंट जगह के सोल्जर्स, अलग अलग जगह के चीफ थे। ठीक है, कि अलग अलग जगह के चीफ का मतलब ये था कि कहीं गाँव के मुखिया जो थे, जमींदार जो थे, वो सारे लोग मिलकर एक कॉमन एम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिश रूल से। सेवरल अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जैसे लैंडलॉर्ड्स, पेसेंट्स, आर्टिसंस, स्कॉलर्स ज्वाइन द स्ट्रगल मेकिंग कॉमन काज विद द रूलर्स। ठीक है, ये सभी लोग ये थे, लैंडलॉर्ड्स, पेसेंट्स, आर्टिसंस, स्कॉलर्स जो थे, सभी ने इस रिवॉल्ट में अपना योगदान दिया। चीफ एंड सोल्जर्स बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर नेचर ऑफ द स्ट्रगल सम कंसीडर इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कि इतना ज़्यादा फैलने की वजह से पूरी इंडिया में ये वॉर फैला हुआ था, ये स्ट्रगल फैला था, इसलिए कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते थे, इसको कैसे कंसीडर करते थे कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था, यानी आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी। एंड नाउ द नेक्स्ट है डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ डिसकंटेंट क्यों आया लोगों के अंदर, असंतोष क्यों आया, तो उसके बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा कि एज मेंशन ईयरलियर द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन किया राज्य विस्तार। परस्यूड बाय द ब्रिटिश क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स। कि उनका जो इम्पेरियलिज्म था, अपने राज्य का विस्तार करना जो था, वो इंडियन रूलर्स थे, जो चीफ्स थे, उनके लिए ठीक नहीं था। द ब्रिटिश हैड entered into an agreement with them by signing
द सब्सिडरी अलायंस का मतलब सहायक संधि होता था कि ब्रिटिश ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इस सब्सिडरी अलायंस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। बट दीज एग्रीमेंट्स कुड बी वायलेटेड बाय द ब्रिटिश एज देयर ओन विल, लेकिन जब कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती वो अपनी इच्छा के अनुसार इसको तोड़ देती थी। सिंध, पंजाब एंड अवध वर एनेक्स्ड बाय देम। सिंध था, पंजाब का इलाका जो था, अवध का जो इलाका था, इसी पॉलिसी के थ्रू एनेक्स्ड किया गया, यानी कब्जे में किया गया। The strict application of the doctrine of lapse by Dalhousie added to the discontent which the annexation had already caused। ठीक है, कि लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हड़प नीति बोलते थे। देखिए इसका समझ लीजिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था कि उस समय जब किसी राजा का कोई लड़का नहीं होता था, कोई संतान नहीं होता था, तो उसके राज्य को ब्रिटिश गवर्नमेंट हड़प लेती थी, ठीक है, एनेक्स कर लेती थी, जैसा झांसी के साथ हुआ था, फिर नाना साहब पेशवा के साथ हुआ था। देखते हैं आगे क्या लिखा है। In 1854, Jhansi was annexed when Dalhousie refused to recognize the adopted son of the deceased राजा एज हिज सक्सीजर, कि 1854 में डलहौजी ने झांसी को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि राजा की कोई संतान नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था। ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, झांसी की रानी, ठीक है, एक लड़के को उन्होंने अडॉप्ट किया था, लेकिन डलहौजी ने अडॉप्टेड सन को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। ईयरलियर इन 1851 when Peshwa Bajirao II died, his adopted emperor himself is adopted son Nana Sahab was refused the pension that Peshwa received। ठीक है, जब 1851 में बाजीराव पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, उनकी मौत हुई, तो उनके जो अडॉप्टेड सन थे नाना साहब, ठीक है, तो उनको भी उन्होंने पेशवा मानने से इनकार कर दिया, और जो पेशवा को जो पेंशन दी जाती थी उसको देने से रिफ्यूज़ कर दिया। मुगल एम्परर हिमसेल्फ वाज टोल्ड दैट हिज सक्सेसर वुड नॉट बी रिगार्डेड एज एम्परर, और मुगल एम्परर से भी ये बोल दिया गया कि आपके जो सन हैं उनको हम एम्परर नहीं मानेंगे। दीज एक्टिविटीज created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in other that a similar fate awaited them। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो रूलिंग फैमिलीज थी, यानी जो राजा महाराजाओं की फैमिलीज थी, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को खो दिया, ठीक है, और ऐसे ही जितने भी शाही परिवार जो थे, शासक परिवार थे, ठीक है, उनमें डर और घबराहट फैल गई कि आने वाले समय में कहीं और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि the British also followed a policy of destroying the power of noble and जमींदार्स whose territories were annexed by them। नोबल्स का मतलब सरदार होता था, और जमींदार का मतलब, ठीक है, जो जमीन के मालिक होते थे, तो उनको डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी अपनाई। जिन जिन जगहों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया, वहाँ के जो नोबल्स थे, जमींदार थे, ठीक है, कि उनकी पॉलिसी, जमींदार की जो पावर थी उनको खत्म कर दिया इन्होंने। सेवरल ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स, बहुत सारे लोगों को उनकी ज़मीनें छीन ली गई। Under the new land revenue system introduced by the British, the old land owning families were displaced। कि नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ में जो पुरानी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, जिनके तहत कुछ लोग ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, जो फैमिलीज़ थे, ठीक है, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया उस जगह से, यानी हटा दिया गया। With annexation of any state, the existing administrative machinery was abolished। और जिन जिन जगहों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रूल करती थी, वहाँ पर जो पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको ख़त्म कर देती थी, जिससे क्या होता था, throwing out of the employment all those person who had been part of the old administrative system। और उनको क्या करते थे कि जो पुराने लोग वहाँ पर काम करते थे, जो एम्प्लॉयड थे, उनको हटा दिया जाता था, इनसे उनकी नौकरी चली जाती थी। The annexation affects not merely the rulers but thousands of people such as soldier, craftsmen and peasants। तो ये annexation की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ रूलर्स को ही नहीं, यानी बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया इस पॉलिसी ने, जिस वजह से सारे लोग जो थे वो रिवॉल्ट में अपना साथ दिया। एंड नाउ द नेक्स्ट है प्लाइट ऑफ पेसेंट एंड आर्टिसंस। प्लाइट्स का मतलब होता है बर्बादी, कि किसानों और जो आर्टिसंस थे, आर्टिसंस यानी कारीगर जो लोग होते थे, उनकी बर्बादी कैसे हुई। देखिए अब कि द कंडीशन ऑफ द पेसेंट हैड बिकम वॉर्स अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश। की जो नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसकी वजह से किसानों की जो स्थिति थी वो बदतर होती गई। The displacement of old जमींदार did not lead to any improvement in the condition of the peasants। कि जब ओल्ड जमींदारों को हटा दिया गया तो वो जमींदार जो थे वो किसानों की कंडीशन सुधारने में कुछ भी नहीं कर सके। द डिमांड फॉर रेवेन्यू इज मोस्ट काजेज हैड इंक्रीज्ड। कि कई जगहों पर कई तरह से जो लैंड रेवेन्यू था, टैक्स जो था वो ज़्यादा कर दिया गया, एडिंग टू देयर माइजरी। इससे क्या हुआ कि किसानों का जो कष्ट था वो और ज़्यादा बढ़ता गया।
The old cottage industry was ruined with the influx of British manufactured good into India. जो ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी भारत की, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता था, छोटे छोटे उद्योग होते थे जहाँ पर लोग हाथों से कपड़े बनाते थे, हाथों से सामान बनाते थे। तो वो क्या होता था, हाथों से बनी हुई चीज़ें जो रहती थी वो महंगी बिकती थी। ठीक है, उसको अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया कि ब्रिटिश की कंपनी से मैन्युफैक्चर गुड आने लगे, यानी मैन्युफैक्चर सामान आने लगा भारत में बना बनाया, और वो सस्ते दामों पर मिलने लगा लोगों को। इससे लोगों ने हाथों से बनी हुई चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया। इससे यहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई। द सफरिंग peasantry and artisans played themselves into the battle to overthrow the British rule। तो इस वजह से जो किसान थे और जो आर्टिसंस थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए इस स्ट्रगल में कूद पड़े। एंड फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, देखिए इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या था, कि लोगों के धर्म और जाति होने का नष्ट। तो बेसिकली आप देखें तो नेचर से ब्रिटिश जो थे वो क्रिश्चियन थे, और बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वो क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करने लगे स्कूलों में, कॉलेजों में। ठीक है, कॉलेजों के साथ साथ जो यहाँ पर आर्मीज़ थी, ठीक है, जो इनकी सेना थी, जो भारतीय थे यहाँ पर, उनके साथ भी उनके जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाने लगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया था, समाज सुधार भी किया, जैसे सती सिस्टम को एबॉलिश किया, उससे भी लोगों को परेशानी थी उस समय के लोग ऑर्थोडॉक्स सोच के थे। ठीक है, तो लोगों को खतरा था कि उनको ये लगता था कि उनके धर्म को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, आगे इसके बारे में और भी चीज़ें हैं कि इस धर्म से रिलेटेड कहानी जो आगे हम पढ़ेंगे, ग्रीवरेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, की इंडियन सोल्जर्स की क्या ग्रीवरेंस थे, क्या शिकायतें थी। तो लिखा है द राइजिंग ऑफ डिसकंटेंट इन द कंट्री वाज बाउंड to influence the Indian soldier who formed 7-8 of the British गवर्नमेंट ट्रूप इन इंडिया। कि देखिए जो डिसकंटेंट था इंडियन सोल्जर में वो कैसे फैला, कि वैसे भी उस समय इंडियन सोल्जर जो 8 में से 7 सोल्जर भारत के हुआ करते थे। ठीक है, अब उनके बीच में जब क्या बोलते हैं डिसकंटेंट हुआ तो आगे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दे फेल्ट द इनजस्टिस विच द ओल्ड रूलिंग फैमिलीज इन इंडिया हैड बीन suffering, the increased misery which the common people had suffered affected the soldiers directly as they were an integral part of Indian society। कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ के रूलर्स को परेशान किया, लोगों को परेशान किया, ठीक है, तो उससे सोल्जर्स भी आहत हुए। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स भी भारत के ही पार्ट थे। ठीक है, और उनके जब लोगों को परेशान किया जाने लगा तो उनसे रहा नहीं गया। Besides, the Indian soldiers had their own specific grievance because of विच दे बिकम द पायनियर्स ऑफ द स्ट्रगल। इनके अलावा इनकी कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, इसे लिखा है कि देयर वॉज नो स्कोप फॉर इंडियन सोल्जर टू राइज इन हायरार्की ऑफ द आर्मी एज द एवेन्यूज फॉर प्रमोशन वर्क क्लोज टू देम। कि ये कभी भी सेना में हाईएस्ट पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते थे, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। ठीक है, इंडियंस के लिए इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो उस समय एग्जिस्टिंग सिस्टम था कि कोई भी इंडियन सोल्जर बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता था। द हायर पोस्ट इन द आर्मी वर रिजर्व फॉर द यूरोपियन ऑफिसर। की हायर पोस्ट जो था वो सिर्फ यूरोपियन ऑफिसर के लिए रिजर्व था। ठीक है, देयर वॉज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सोल्जर्स द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर। सैलरी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, यूरोपियन सोल्जर को ज़्यादा मिलता था, भारतीयों को कम मिलता था। द इंडियन सोल्जर्स वर ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट बाय देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स को कैसे ट्रीट किया जाता था, नफरत के साथ देखा जाता था। ठीक है, दे वर गिवन एन एक्स्ट्रा अलाउंस व्हेन दे वर सेंट टू वॉर। उनको एक्स्ट्रा अलाउंस तभी दिया जाता था, यानी अतिरिक्त भत्ता, जब उनको युद्ध के लिए कहीं भेजा जाता था। व्हेन अ वॉर was over and the territory they had helped to conquer was annexed, the allowance was withdrawn। कि जैसे ही वो युद्ध जीतते थे और टेरिटरी को भारतीय सैनिकों की मदद से कब्जे में कर लिया जाता था, उनका अलाउंस जो था वो बंद कर दिया जाता था। उनका अलाउंस जो था यानी जो उनका भत्ता था वो बंद कर दिया जाता। एट द सेम टाइम द इंडियन सोल्जर वर गिवन अ न्यू राइफल, देयर कार्टेजेस वर स्मेयर्ड विथ काउस एंड पिग फेड एज ग्रेस। देखिए अब उस समय एक नई राइफल लाई गई जिसमें ये बात फैली कि उसमें सुअर और गाय की चर्बी है। दीज कार्टेजेस हैड टू बी बिटन बिफोर लोडिंग, कि इसको लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। दिस ऑफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। की हिंदू और मुस्लिम सोल्जर जो थे उनका रिलीजियस सेंटिमेंट जो था इससे खराब होने लगा। ठीक है, उनको लगने लगा उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। And now the offense causes to their religion sentiment aggravated their
रिसेंटमेंट एंड क्रिएटेड एन एक्सप्लोजिव सिचुएशन, और इस वजह से एक एक्सप्लोजिव सिचुएशन बन गई। It became the immediate causes of the struggle. The uprising of soldiers at Meerut had been spark of 10th of May 1857. इसी को immediate reason माना जाता था, जो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस दिए जाते थे सैनिकों को, ठीक है। और लोगों ने वहाँ 10th मई 1857, देखिए क्या हुआ, when 85 Indian soldiers वर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, कि 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको काटने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है, फॉर देयर रिफ्यूजल टू यूज ग्रेस्ड कार्टेजेस इन बैरकपुर। मंगल पांडे रिफ्यूज टू लोड दीज कार्टेजेस, और इसी के चलते आगे मंगल पांडे ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया कार्टेजेस का यूज़ करने से। व्हेन फोर्स टू ओबे ऑर्डर ही अटैक टू इंग्लिश ऑफिसर, की जब उसको फोर्स किया जाने लगा इस ऑर्डर को मानने के लिए, तो उन्होंने 2 इंग्लिश ऑफिसर पर हमला कर दिया। मंगल पांडे वाज कैप्चर्ड एंड सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। मंगल पांडे को कैप्चर कर लिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई। द बिगेन एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट से जो युद्ध था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है कि विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली बाय रेबल फोर्सेस एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज एम्परर ऑफ इंडिया, द स्ट्रगल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इन कंट्री। की सोल्जरों ने फिर क्या किया, दिल्ली पर मार्च किया, कब्जा कर लिया दिल्ली पर, ठीक है। देखिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पर कि दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद बहादुर शाह जफर को एम्परर बना दिया गया, ठीक है, जो कि एक वीक रूलर थे। वो सडनली पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए एक रेलिंग पॉइंट बन गए, एक प्रतीक बन गए, एकता का प्रतीक बन गए, ठीक है। तो ये जो स्प्रेड था, ये जो स्ट्रगल था, वो असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल, यानी लगभग सारे जगह पर ये स्ट्रगल जो था वो स्प्रेड हो गया। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने इस स्ट्रगल को लीड किया। जैसे यहाँ लिखा है कि देयर द एरिया वेयर द अपराइजिंग वॉज मोस्ट वाइड स्प्रेड, की सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर ये स्ट्रगल फैला था वो था दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, द एरिया अराउंड इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड वेस्टर्न बिहार। इन दीज रीजन लार्ज नंबर ऑफ सिविलियन पीपल पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल एंड द मोस्ट फेरोसियस बैटल वर फॉट, की यहाँ पर कॉमन लोग पार्टिसिपेट किए और ये एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लिया इस स्ट्रगल ने। इन बिहार द रेबल फोर्सेस कमांडेड बाय कुंवर सिंह, की बिहार में कुंवर सिंह ने लीड किया, ठीक है, और बिहार एंड कैम हेल्प द फ्रीडम, और बिहार को उन्होंने फ्री करा लिया। फिर फाइनली वो लखनऊ और कानपुर में भी रेबल्स का साथ दिया। दिल्ली के अंदर क्या हुआ कि जो चीफ कमांडर थे, चीफ कमांडर ऑफ ट्रूप जो थे, वो बख्त खां थे। ये नाम आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर लोगों ने लड़ाई को लीड किया। इन कानपुर नाना साहब वाज प्रोक्लेम्ड द पेशवा बाय फ्रीडम, कानपुर में नाना साहब पेशवा, ठीक है, अजमुल्ला खां उनके चीफ एडवाइज़र थे। नाना साहब ट्रूप वर लीड बाय अ ब्रेव एंड एबल लीडर तात्या टोपे, की नाना साहब की जो टोली थी, जो ट्रूप्स था, उसको तात्या टोपे ने लीड किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से लीड किया, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर थे, ठीक, कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लीडर थे। तो इनमें आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन था, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इन पे, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। एंड नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होगी वो आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिस पर हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ द स्ट्रगल, की स्ट्रगल को कैसे सस्पेंड किया गया, कैसे ख़त्म किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।